तो आज हम बिहार पुलिस के लिए, आज से हमारा बिहार पुलिस के लिए या फिर और भी कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बिहार पुलिस, लेकिन हमारा टारगेट है बिहार पुलिस, क्योंकि अभी सामने बिहार पुलिस है। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले करता है, मॉडर्न हिस्ट्री। आपको पता है कि इतिहास में 3 सेक्शन पढ़ना है आपको। इतिहास में कितना सेक्शन पढ़ना है? 3 सेक्शन पढ़ना है। कौन कौन? तो आप कहेंगे सर आधुनिक इतिहास पढ़ना है वो। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास को क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास को क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो आधुनिक इतिहास पढ़ना है पहला। सेकंड क्या पढ़ना है? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, तो ये मध्यकालीन इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री हो गया। एक कौन होता है? एक होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास होता है। ये क्या होता है? एंशिएंट हिस्ट्री। तो बस आप ये इतना जानिए कि इतिहास में 3 सेक्शन पढ़ना है। कौन कौन? तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। अगर मान लेते हैं कि आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां इतिहास आता हो, अब मान लीजिए कि अगर इतिहास का प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पे 15 प्रश्न अगर आता है हिस्ट्री से, तो उसमें 8 से 9 सवाल तो केवल आधुनिक इतिहास से रहता है। मतलब कुल मिला के इतिहास में जो बड़ा पोर्शन है, जहां से प्रश्न ज्यादा आता है, वो है आधुनिक इतिहास। अब मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से बहुत कम सवाल आता है। तो हम इस दोनों को बाद में पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास को। तो हम आधुनिक इतिहास शुरू कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे आधुनिक इतिहास में? आपको इसको बनाने के लिए, इनको पढ़ने के लिए आप इसका एक कॉपी बना लीजिएगा। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो हम पूरे पढ़ा रहे हैं, बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन चलिए आप ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, आप कहीं दूर दराज रह रहे हैं, अगर आप हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पर भी आराम से क्लास करिए, कोई समस्या नहीं आएगा, जबरदस्त तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। लेकिन हाँ, रूटीन वाइज पढ़िए, नोट्स बनाइए, केवल वीडियो मत देखिए, उसका नोट्स बनाइए। और उसके बाद अगर आपको डाउट आ रहा है तो बार बार वीडियो देखिए। वीडियो देखने से, बार बार वीडियो देखने से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्या चीज? आधुनिक इतिहास। कौन इतिहास? इतिहास। कौन वाला इतिहास? तो आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में आज हम लोग टाइमलाइन शुरू करेंगे। टाइमलाइन क्या होता है कि कौन से ईस्वी में क्या हुआ था। आधुनिक इतिहास में क्या है? पूरे आजादी तो है? बंगाल का विभाजन से हम शुरू करेंगे और हम आजादी के तक पहुंचेंगे। आज देखते हैं कितना दूर तक जाते हैं, क्योंकि हमें 1905 से लेकर अब पहुंचना है 1947 तक। 1905 से लेकर 1947 तक हमको पहुंचना है। ये याद अगर करते हैं तो यहां से भी 1-2 प्रश्न आपका आ जाता है। टाइमलाइन इसको बोलते हैं कि कौन से ईस्वी में कौन सी घटनाएं घटी है। अब बाकी तो हम बहुत जल्द टॉपिक बाय टॉपिक भी हम आपका इतिहास शुरू कर देंगे। तो अभी हम आपको टाइमलाइन बताते हैं। जैसे हम 1905 में शुरू करते हैं, तो हम बोले 1905 में क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे सर बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर आप बोलेंगे कि सर बंगाल का विभाजन क्या है, तो आपको पता है कि बंगाल का विभाजन अंग्रेज क्यों किया? बंगाल का विभाजन क्योंकि जब अंग्रेज बंगाल पे आया था, तो चूंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, तो अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे काबू कैसे करें, तो इसलिए बंगाल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। एक बनाना चाह रहे हैं पूर्वी बंगाल और एक बनाना चाह रहे हैं पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटने के बाद बंगाल विभाजन एक टॉपिक है जिसपे हम बढ़िया से चर्चा करेंगे। अभी बस हम टाइमलाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन से ईस्वी में क्या चीज हुआ था।
तो इस वजह से अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो कोई पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आपका जवाब आना चाहिए कब हुआ, 1905 में हुआ। और बंगाल विभाजन के बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हम बहुत जल्द टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। जैसे बंगाल विभाजन के बारे में अच्छे से बताएंगे कि बंगाल विभाजन कौन किया, क्यों हुआ, करने का पीछे रीजन क्या था। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे चंपारण सत्याग्रह क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तो जितने भी आंदोलन वगैरह हुआ है देश के अंदर में, तो उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। अभी फिलहाल आप क्या करिए, इसको टाइमलाइन याद कर लीजिए कि कौन से ईस्वी में क्या चीज हुआ है। तो कोई पूछे कि 1905 में क्या हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए बंगाल का विभाजन हुआ। फिर आपके मन में आएगा कि बंगाल का विभाजन जिस समय हुआ उस समय गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था, तो आपका जवाब आएगा कि लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड कर्जन। बस इतना ध्यान में रखना है कि बंगाल का विभाजन किनके समय में हुआ, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। उस समय अंग्रेज का गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड कर्जन। फिर आपके सवाल आएगा कि सर 1906 में क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अब ये मुस्लिम लीग क्या है हम चर्चा करेंगे इस पे। अभी फिलहाल आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1906 में हुआ। अब ये मुस्लिम लीग क्या है, करने वाले कौन थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हम बस आपको टाइमलाइन याद करवाना चाह रहे हैं। ये भी याद रखते हैं तो एक आध 2 नंबर फंस जाएगा यहाँ से। अगर हम बात करें कि 1907 में क्या हुआ था, 1900 ले तो लाइन से चलेंगे हम लोग। 1907 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो हमारा पुराना छात्र है, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ता है, तो उसको हम बहुत ही डिटेल में बिहार पुलिस वाले बैच में पढ़ा चुके हैं। उनको सब कुछ अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाए हमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जल्द ये सब टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लास लेके आने वाले हैं। आप बेफिक्र रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। तो 1907 में क्या हुआ था, सूरत का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हर साल बैठक होता था, उसमें सूरत अधिवेशन हुआ था। कब, 1907 में। आपसे पूछा जाएगा कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, मतलब उस समय सूरत अधिवेशन जब चल रहा था तो उस समय अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलेंगे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, बोस नहीं लिखना है आपको, घोष लिखना है, बोस नहीं घोष। और 1907 के सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गया था। क्या हो गया था, अलग अलग हो गया था। तो एग्जाम में आता है सवाल कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गया था, तो आपका जवाब आएगा 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन अध्यक्षता किया था, तो बोलेंगे रास बिहारी घोष। अगर कुछ नहीं दिखे तो जो हम बोल रहे हैं आप उसको नोट कीजिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज को हम 2-3 बार बोलते हैं। तो 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो आपका आंसर होगा रास बिहारी घोष। इसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गया था। कहेंगे सर ये नरम दल क्या है और गरम दल क्या है, तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम समझा देते हैं। गरम दल क्या है, उग्रवादी, मतलब जिसमें युवा सब होगा। और नरम दल क्या होगा, नरम दल क्या, उदारवादी, मतलब ये लोग ठंडा आदमी है और ये लोग गर्म आदमी है, ये तुरंत में गर्म हो जाएगा और ये लोग जल्दी गर्म नहीं होगा। जैसे नरम दल में कौन सब होगा, महात्मा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे, तो ये लोग ठंडे किस्म का आदमी था। लेकिन गरम दल में कौन होगा, तो गरम दल में 3 गो महत्वपूर्ण नेता था, आप उसका नाम याद रखिएगा। गरम दल का 3 गो महत्वपूर्ण नेता है, कौन कौन, तो उसका ट्रिक याद रखिएगा, लाल, बाल, वो है पाल। उसका ट्रिक क्या है,
लाल बाल पाल। कौन किसका ट्रिक है? गौरव दल का। तो गौरव दल के 3 गो नेतवा का नाम क्या है? लाल बाल पाल। कहिएगा सर लाल का मतलब क्या हुआ? तो लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। क्या हो गया? लाला लाजपत राय। कहिएगा सर बाल का मतलब क्या होता है? तो बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। आप लिख लीजिए, बाल का मतलब क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक। अब पाल का मतलब क्या होता है? तो बिपिन चंद्र पाल। पाल का मतलब क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल। तो गौरव दल के 3 महत्वपूर्ण नेता का नाम क्या होगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 महत्वपूर्ण नेता है। एक और नेता का याद रखिएगा, अरविंदो घोष। तो कौन है वो? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। तो गौरव दल में 4 गो नेता का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? तो एक है लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और एक है अरविंदो घोष। तो ये 4 महत्वपूर्ण नेता थे जो गौरव दल का सदस्य था, गौरव दल का मेंबर था। तो आपको यही याद रखना है। 1907 में क्या हुआ था? सूरत का अधिवेशन हुआ था। कहिएगा सर 1908 में क्या हुआ था? टाइमलाइन का मतलब समझते हैं? क्रम में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 5 बताए, 6 बताए, 7 बताए और 8 बताएंगे। तो 1908 में क्या हुआ था? याद कीजिए। तो आपको याद आएगा कि सन 1908 में खुदीराम बोस जी को फांसी हुआ था। क्या हुआ था? खुदीराम बोस को क्या हुआ था? फांसी हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि अपने देश में सबसे कम उम्र में किनको फांसी हुआ था? तो उनका नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी क्यों हुआ था? आपको मालूम होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में एक जज हुआ करते थे जिनका नाम है किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर में कौन था? एक जज था जो अंग्रेज का जज था। उसका नाम था किंग्सफोर्ड। हम लिख देते हैं किंग्सफोर्ड। क्या नाम है? किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस को फांसी मिला तो काहे मिला वही बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में एक जज हुआ करते थे जिसका नाम है किंग्सफोर्ड। उस पे बम मार दिया था। कौन? खुदीराम बोस। लेकिन उस समय किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं बैठा हुआ था, जज की गाड़ी जा रही थी, लेकिन उसमें लिखा होता है ना जज। तो इसको लगा खुदीराम बोस को कि इसमें बैठा हुआ है। जैसे ही बम मारा तो पता लगा कि किंग्सफोर्ड उसमें था ही नहीं, इसकी पत्नी और बेटी थी और वहीं पे वो मर गया। इसी बात के लिए खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा हुआ था। और आपको मालूम होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में आज के डेट में जो जेल है उस जेल का नाम है खुदीराम बोस कारावास। तो मुजफ्फरपुर में जेल का नाम खुदीराम बोस है। इसका कारण क्या है कि खुदीराम बोस जी को उसी जेल में फांसी की सजा दिया गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया खुदीराम बोस। तो याद रखिएगा किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम मारा था 1908 में। अब 1909 में क्या हुआ था? तो 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट हुआ था। मार्ले मिंटो एक्ट हुआ था, समझौता हुआ था। हम चर्चा करेंगे कि मार्ले क्या है, मिंटो क्या है, हम बात करेंगे उस पर। अभी बस आप टाइमलाइन याद कीजिए कि कौन से ईस्वी में कौन सी घटनाएं घटित हुआ है। इसके बारे में डिटेल वीडियो आने वाला है, आप भी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। 1909 में बता दिए। अब आइए 1910 में आपको जरूरत नहीं है पढ़ने का, आपको पढ़ना है 1911 में क्या हुआ था। तो आप याद कीजिए कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। इस बंगाल के विभाजन के विरोध में वहां पे स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। वहां के लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाए थे। वहीं के लोग, वहां का मुस्लिम गंगा जी में स्नान किए थे। मतलब कुल मिला के बंगाल का विभाजन करने का उद्देश्य अंग्रेजों का था कि मुस्लिम और हिंदू में विभेद करवा देना, उनको जातिवाद का दोनों में
दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ला देना उनका उद्देश्य था अंग्रेजों का। लेकिन उस वहां के बंगाल का जो निवासी था, जो वहां का हिंदू था, मुसलमान था, वो बंगाल का बंटवारा होने के बाद भी वो सब भाईचारा की तरह रहा। कोई किसी को परेशान नहीं किया। तो याद रखिएगा, उसी के विरोध में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्या होगा था? दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार, हम बताएंगे दिल्ली दरबार क्या था। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था और अंग्रेज का एक राजकुमार था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। अंग्रेजी राजकुमार कौन था? अंग्रेजी राजकुमार का नाम है जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम था जो अंग्रेजी राजकुमार था, जो भारत आता है और उन्हीं के लिए एक दरबार लगाया जाता है जिसका नाम है दिल्ली दरबार। क्योंकि दिल्ली में ये दरबार लगाया गया था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दिल्ली दरबार। कौन आ रहा था इस दरबार में? तो आप कहेंगे अंग्रेजी राजकुमार जॉर्ज पंचम। और इसके साथ में उसकी पत्नी भी थी जिसका नाम है मेरी। उसकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी था। तो जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आया अपनी पत्नी मेरी के साथ में। आपसे सवाल आता है, पूछता है कि जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय वहां का गवर्नर कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। क्या बोलेंगे? लॉर्ड हॉर्डिंग। क्या बोलेंगे? लॉर्ड हॉर्डिंग बोलेंगे। जब दिल्ली दरबार लगाया गया था तो उस समय गवर्नर कौन था? तो आप बोलेंगे लॉर्ड हॉर्डिंग बोलेंगे। कैसे याद रहेगा? तो आप बताइए, जब दरबार लगता है, कोई भी पार्टी फंक्शन होता है, कोई भी शादी समारोह होता है, तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जाता है। तो आप उसी से याद कर लीजिए ना, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो दिल्ली दरबार लग रहा है, इतना बड़ा दरबार लग रहा है, तो उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग क्या थे? वहां का गवर्नर था। अब कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम। किसके साथ? अपनी पत्नी मेरी के साथ। अब जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा तो उसमें क्या हुआ बताते हैं हम आपको क्या हुआ। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि डिटेल में थोड़ा सा बता दें हम, ताकि यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा तो इसमें 3 महत्वपूर्ण घोषणा हुआ। क्या हुआ? 3 महत्वपूर्ण घोषणा हुआ। तो पहली घोषणा क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था तो इस बात को वो रद्द करवा दिए। बोला कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको रद्द कर दो। बंगाल विभाजन को क्या कर दो? रद्द कर दो। विभाजन को रद्द कर दिया गया। पहला पॉइंट कि 1911 के दिल्ली दरबार में 3 महत्वपूर्ण घोषणा हुआ। पहली घोषणा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दो। सेकेंड घोषणा, दिल्ली की राजधानी, मतलब भारत की राजधानी, दिल्ली की राजधानी नहीं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता था। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था, अब कलकत्ता से उठाकर कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। इसी में घोषणा हो रहा है। तो 1911 के दिल्ली दरबार में 3 महत्वपूर्ण घोषणा। कौन कौन? पहली घोषणा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। सेकेंड घोषणा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए। तो हम लोग अपना बिहार का भी अलग से मांग किए वहीं पे। तो बिहार का बंगाल से अलग करके, बंगाल से अलग करके बिहार का बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए। एक नया राज्य बनाया जाए। इसीलिए आप सुनते होंगे कि बिहार का स्थापना कब हुआ, बिहार कब बना, तो आप बोलते हैं 1912 में बना। 22 मार्च बोलते हैं 1912, 22 मार्च। अभी तो बिहार दिवस मनाया है 22 मार्च को। मार्च महीने में 22 मार्च को आप जल दिवस भी मनाए हैं।
बिहार का स्थापना दिवस भी मनाए हैं। तो कब बना था, तो यही देखिए ना 1911 में घोषणा हो रहा है, अब 12 में बिहार अपना बन जा रहा है। तो ये था दिल्ली दरबार का सीन। अब आते हैं 1911 के बाद 12 में, तो 12 में तो हम आपको बता ही दिए क्या बना, बिहार की स्थापना। तो बिहार की स्थापना हो गया 12 में। अब 13 में क्या हुआ था, कहिएगा कि 1913 में क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्या पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में। कहिएगा सर 1914 में क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। और कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, तो आप बोलेंगे 4 साल चला था। तो 1914 से लेकर 1918 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब तक से चला, 4 साल चला। कब शुरू हुआ, 14 में, तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1918 तक चला। फिर कहेंगे सर कि 1915 में क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 1915 में याद कीजिए गांधी जी साउथ अफ्रीका से पहली बार भारत आते हैं। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका, कौन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में। डेट था 9 जनवरी का। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ है, भारत आए। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर 1916 में क्या हुआ था। 1916 में क्या हुआ था, तो 1916 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिए। 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। कौन अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। कहिएगा सर लखनऊ अधिवेशन क्या था, तो ये कांग्रेस का अधिवेशन था। याद कीजिए 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें नरम दल गरम दल अलग अलग हो गया था। फिर क्या हुआ 1916 में, नरम दल प्लस गरम दल एक हो गया। वहां अलग हुआ था, 1907 में क्या हुआ था, अलग। लेकिन 1916 में क्या हो गया, फिर एक साथ मिल गया। कौन, नरम दल और गरम दल। फिर पूछेगा कि सर 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का बैठक हुआ था, तो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलेंगे कि अध्यक्ष का नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था उसका, अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार था। तो अंबिका चरण मजूमदार था। तो याद रखिएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, नरम दल गरम दल एक हुआ था, इसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार था। और याद करिए 1916 में ही बिहार में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कोई पूछेगा कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो आप बोलेंगे 25 गो हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है, 25 गो हाई कोर्ट है।
फिर बोलेंगे 1916 में और क्या हुआ था, तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन करने वाले कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। होम रूल लीग आंदोलन करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट थे। तो 1916 में इतना याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो एक चंपारण का ही एक किसान का नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने के लिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे। गांधी जी को न्योता देने के लिए, कि गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे। कौन? राजकुमार शुक्ल गए थे। राजकुमार शुक्ल कौन था? तो चंपारण का एक किसान का नेता था। वो कहने गए थे गांधी जी को कि गांधी जी चंपारण आइए, क्योंकि चंपारण के लोगों को अंग्रेज बुरी तरह परेशान कर रहा है, उनको लूट रहा है, उनके जमीन पे जबरदस्ती नील की खेती कर रहा है। इसी बात को बुलाने के लिए, गांधी जी को मनाने के लिए राजकुमार शुक्ल कहाँ जाते हैं? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इतना सारा पॉइंट 1916 से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सर 1917 में क्या हुआ था। तो अभी तो हम बताएं आपको 1917 में क्या हुआ था। तो आप बोलेंगे सर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप बताइए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत के अंदर, यानी 1915 में गांधी जी भारत आए, साउथ अफ्रीका से लौट कर आए, तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया था। एग्जाम में सवाल आएगा कि गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन था, तो आप बोलेंगे चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि चंपारण में एक प्रथा चलता था, एक पद्धति चलती थी जिसे बोलते हैं तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति। कहिएगा सर ये तीन कठिया पद्धति क्या है? तो हम बताएंगे कि 20 कट्ठा जमीन में, कितना जमीन में? 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करता था। कौन? अंग्रेज। यानी 20 कट्ठा जमीन में जो 3 कट्ठा जमीन चुनता था अंग्रेज, वो सबसे उपजाऊ भूमि होता था, जहां पे खेती दबा के होता था। तो 3 कट्ठा जमीन यानी 3 बटा हम बोलेंगे 20। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करता था। किसकी खेती? नील की खेती। नील की खेती। कहिएगा सर ये नील की खेती क्या होता है? आप देखते हैं ना कपड़ा में जो नील मारते हैं, वही नील की खेती करता था। कौन? अंग्रेज। नील की खेती करने से क्या होता था कि नील की खेती अगर एक ही जमीन पे बार बार करेंगे तो वो भूमि, वो जमीन बंजर हो जाता था, जिससे किसान को दिक्कत हो रहा था। उनका जमीन बंजर हो रहा है, उनके जमीन पे खेती कर रहा था जबरदस्ती, और उन्हीं को पैसा नहीं दिया जा रहा था। इसी बात के विरोध के लिए चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कभी चर्चा करेंगे चंपारण सत्याग्रह पे, बहुत सारा प्रश्न बनता है। अभी हम टाइमलाइन पढ़ रहे हैं कि कौन से ईस्वी में क्या हुआ था। तो याद रखिएगा 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह करने वाले कौन थे? तो आपका जवाब होगा गांधी जी करने थे। गांधी जी। अभी पढ़ाए ना कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को मनाने के लिए कौन गए थे? तो आपका जवाब आएगा राजकुमार शुक्ल गए थे। कहां गए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। फिर आएगा सर कि 1918 में क्या हुआ था। 17 में तो हो गया सर, 18 में क्या हुआ था? तो देखिए ध्यान से, 18 में क्या हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर। कहिएगा सर ये क्या होता है? मिल मजदूर। मतलब अहमदाबाद में
अहमदाबाद में जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखे थे 2020 में 19-20 में क्या आया था, कोविड-19 आया था। तो कोविड-19 क्या था, महामारी था। तो उस समय क्या हुआ था, भारत के अंदर व्यापार बंद हो गया था, कोई कहीं से कहीं जा नहीं रहा था। उसी तरह से अहमदाबाद में भी एक प्लेग नाम का बीमारी फैला हुआ था। प्लेग, कौन बीमारी, प्लेग बीमारी। अब प्लेग बीमारी कथी से होता है, चूहा के काटने से। किसके काटने से होगा, चूहा के काटने से होगा। तो चूहा के काटने से क्या होता है, प्लेग बीमारी होता है। आधा प ले ग, प्लेग बीमारी किसके काटने से, चूहा के काटने से। तो यही महामारी फैला था अहमदाबाद में, जिससे क्या हुआ था कि अहमदाबाद के जो भी मजदूर थे, जो मिल वहां की जो फैक्ट्री थी उसमें जो वहां का मजदूर काम कर रहा था, उनको अंग्रेज पैसा नहीं दे रहा था। इसी बात के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया, किनके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। तो हम कभी चर्चा करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर के भी बारे में। अभी बस इतना याद रखिए कि 1918 में क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। फिर बोलेंगे सर कि 1919 में क्या हुआ था, तब 1919 में 3 महत्वपूर्ण चीज हुआ था। पहला तो जिसका नाम आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप बोलेंगे पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में, अमृतसर शहर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। 13 अप्रैल, डेट के साथ याद रखिएगा, 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, क्या हुआ नहीं हुआ, हम चर्चा करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी समय का अभाव है, अभी हम टाइमलाइन पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम विशेष बात नहीं करेंगे। जब हम इसका टॉपिक शुरू करेंगे तो एक एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनवाएंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब 1919 में और क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे सर रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था। कहिएगा सर रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। क्या था, काला कानून। कहिएगा सर ये काला कानून क्या होता है, पहला नंबर तो ये पूछेगा कि काला कानून बोलने वाले कौन थे, तो आप बोलेंगे गांधी जी थे। गांधी जी ने बोला था काला कानून, किसको, तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या बोला, तो आप बोलेंगे काला कानून बना। कहिएगा काला कानून क्यों बना, क्योंकि रॉलेट एक्ट कानून में क्या था कि किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर देता था, कौन, अंग्रेज। रॉलेट एक्ट कानून के नियम क्या था कि किसी को भी किसी भी समय जब मन करे किसी को भी गिरफ्तार कर देता था। और इसमें बोला जाता था कि न अपील होगा, न दलील पेश किया जाएगा, और न ही वकील रखा जाएगा। इसे बोलते हैं न वकील, न वकील और न दलील। न वकील रखेंगे, न ही दलील पेश होगा, और न ही न वकील, न दलील और न अपील, और न अपील होगा। माने कोई अपील भी आप नहीं कर सकते हैं, पुलिस जब तक चाहेगा आपको रखेगा गिरफ्तार करके। इसीलिए गांधी जी ने इसे कहा काला कानून, याद रखिएगा। तो हम इतने पर आने देते हैं क्योंकि 1919 के बाद फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, ऐसे करते करते हमें 1947 तक पहुंचना है। तो हम एक वीडियो पार्ट 1 इसको रखते हैं और फिर पार्ट 2 लेके आ जाएंगे। तो पार्ट 2 में 1919 के बाद 20 से शुरू करेंगे और 47 तक ले जाके खत्म कर देंगे। तो आप क्या कीजिए, बस इसको प्रॉपर तरीके से जितना भी फैक्ट लिखवा रहे हैं उस फैक्ट को नोट डाउन कीजिए कॉपी में, और नोट करने के बाद इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार मन करे उतना बार देखिए। क्योंकि जितना बार देखिएगा उतना बार याद भी होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और फिर इस पे तो हम सेपरेट वीडियो लेके जब आएंगे तो डिटेल में तो आप जान ही जाएंगे। तो बिहार पुलिस का वैकेंसी सामने है, बिहार एसएससी का वैकेंसी है, तो फटाफट आप इसका नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। और हर दिन वीडियो आएगा, आप हर दिन इसको नोट्स बनाइएगा। और अभी चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके और इसको शेयर भी करिएगा। तो धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।